IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप हैं IBN 7 पर। दिल्ली में दरबार सज चुका है। जी हां, दिल्ली दरबार में ये बात आज चरितार्थ होती है कि इस बार दिल्ली में आपकी सरकार बन रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी की सरकार। और छोटी मोटी सरकार नहीं, एक ऐसी सरकार जिसमें 70 में से 67 विधायक उसके अपने हैं। यानी जैसे कि अभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी विनोद जी बोल रहे थे कि जब विधानसभा की बैठक लगेगी तो अरविंद केजरीवाल को लगेगा कि वो अपने विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं। विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखाई देगी। केवल 3 विधायक बीजेपी के चुनकर आ पाए हैं। इतना बड़ा बदलाव हुआ इस बार। बहुत सी चीजें हैं, अपने आप में अनूठे रिकॉर्ड इस बार दिल्ली की असेंबली में देखने को मिले हैं। आज दिन भर में जो घटनाक्रम रहा, पहले उस पर एक फौरी तौर पर नजर डालते हैं, फिर अपने पैनलिस्ट से मिलवाऊंगा और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। सिक्किम में एकमात्र बार हुआ है कि जब सिक्किम संग्राम परिषद ने पूरी की पूरी विधानसभा स्वीप की थी। लगभग वही स्थिति आज की तारीख में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। अपने आप में सुनामी इसको कहा जा रहा है। हैशटैग आपकी दिल्ली आप स्वीप्स इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर। इसीलिए हम इसको बार बार कह रहे हैं कि ये प्रचंड बहुमत है। ये शायद किसी भी सेफोलॉजिस्ट ने नहीं सोचा होगा, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर ने नहीं सोचा होगा, खुद अरविंद केजरीवाल या योगेंद्र यादव ने सोचा हो। यह भी अपने आप में बड़ी बात है कि 70 में से 67 सीटें मिल जाएंगी। केजरीवाल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और वहां पर अरविंद केजरीवाल विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वो उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे हुए हैं। वहां पर सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इस तमाम बड़ी खबरों के बीच में आपको दिखाते हैं कि आज सुबह से दिल्ली में क्या माहौल रहा और कैसे जब 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई और 10 साढ़े 10 बजते बजते ये साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और 11:30 बजे तक तो ये साफ हो गया था कि ये आंकड़ा 60 के आसपास पहुंच रहा है और जो कि 67 पर जाकर रुका है। पहले सुबह से दिन भर की घटनाक्रम पर एक नजर। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया मैं, कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल बिल गिरा है तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे MLA से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। जीत से जीत तक अरविंद केजरीवाल का 1 साल का सफर। दिल्ली की जनता ने इस बार तय कर दी 5 साल केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की जीत का अनुमान था, लेकिन जीत इतनी बम्पर हो इसका अंदाजा भी नहीं था। तमाम एग्जिट पोल झूठे साबित हुए। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को किंग बना दिया। जैसे जैसे जीत का आंकड़ा बढ़ता गया, विरोधी खेमे में मुर्दनी छाती गई और आम आदमी पार्टी के हलके में हौसला आसमान पर था। फूल पर आम आदमी का झाड़ू चल गया और तेरे 9 लखिया प्रधानों को 2 टकिया मफलर निकल गया। मफलर बांधकर घूमने वाले मामूली से आम आदमी ने ऐसा झाड़ू चलाया कि विकराल विरोधी धूल की तरह उड़ गए। वो दिल्ली की जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहा। उसकी सहजता ने, उसकी विनम्रता ने दिल्ली का दिल जीत लिया। यह विनम्रता जीत के बाद भी जस की तस बनी रही। एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे MLA से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना।
मोदी लहर पर सवार बीजेपी को अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली में उसका विजय रथ इस तरह रुक जाएगा। पार्टी को नेता विपक्ष की हैसियत हासिल करने लायक सीटों के भी लाले पड़ गए। पार्टी ने जिस किरण बेदी पर भरोसा कर सीएम उम्मीदवार बनाया, वो खुद अपनी सीट हार गए। उन्हें कृष्णानगर की परंपरागत सीट से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन आपकी आंधी में किरण भी नहीं बच सकी। उन्हें भी केजरीवाल का लोहा मानना पड़ा। Congratulations to Arvind Kejriwal and the entire AAP party that they have done exceedingly well. मैंने ट्वीट भी किया है, full marks to Arvind Kejriwal and his team. ये पूरे नंबर वाली बात है। पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा कि उसने पूरे नंबर लिए। कांग्रेस तो इस आंधी में जैसे टिक ही नहीं पाई। पार्टी का जनाधार पूरी तरह खिसक कर आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया। पिछली बार बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया था। इस बार उसके वोटर ने बिना उसे बताए आम आदमी पार्टी से खुद गठबंधन कर दिया। जब अजय माकन अपनी भी सीट न बचा पाए तो उनके पास केजरीवाल को बधाई देने के सिवा कोई चारा नहीं था। केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी दोनों को बधाई देना चाहूंगा। जनता का जो निर्णय है लोकतंत्र के अंदर वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है। जाहिर है जनता ने 49 दिन के शासन पर भरोसा दिखाते हुए केजरीवाल को 5 साल के लिए मौका दिया है। अब बारी केजरीवाल की है, केजरीवाल की टीम की है, आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की है। उन्हें इस एकतरफा जीत के बदले दिल्ली की जनता को काम करके दिखाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दो बड़ी पार्टियां बिल्कुल मुहाने पर आ गई हैं और किसी ने मुझे ये व्हाट्सएप पे जोक भेजा कि वाकई में बहुत कांटे की टक्कर है बीजेपी कांग्रेस के बीच, सिर्फ 3 सीट का अंतर है। एक और जोक मेरे पास जो आया इस दिन भर में दौरान, उसमें ये कि आम आदमी पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए, क्यों ये 3 सीटें कम रह गई उसकी, वरना 70 में से 70 होती। तो ये आज का माहौल है, ये आज का दिन है जो अरविंद केजरीवाल के नाम का। ये जीत एकमात्र मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल की। और मुझे यहाँ हम पिछले 10 दिनों से ये शो कर रहे हैं और मैं इस बात को मानने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जीत होने वाली है। तो एक कमी हम लोगों की भी है, पत्रकारों की भी है, सेफोलॉजिस्ट की भी है कि 70 में से 67 सीटें दिल्ली में आने वाली। इतनी बड़ी आंधी, इतनी बड़ी सुनामी यहाँ चल रही थी। परिचय कराता हूँ मेहमानों का। हमारे साथ प्रोफेसर संदीप शास्त्री है, प्रो वाइस चांसलर है जैन यूनिवर्सिटी की, आपका स्वागत है। शबनम खान जी हैं, आम आदमी पार्टी की नेता, आपका भी स्वागत है। रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। AK वाजपेयी जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और आज आपसे ही कठिन सवाल पूछने जाने की बारी है क्योंकि आप आज भी बीजेपी के साथ हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ हैं मेरे साथ। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला के सलाहकार संपादक, स्वागत है आपका। जयदीप कर्णी के मेरे साथ, जयदीप का स्वागत है। जयदीप IBN डिजिटल के संपादक है। आप लोगों के साथ हम बातचीत करें उसके पहले मैं सीधा सवाल पूछना चाहूँगा शबनम खान जी आपसे। सबसे पहले तो मैं बधाई दे देता हूँ। मेरे साथ कांग्रेस के नेता, मुझे बताया जा रहा है कि जयवीर शेरगिल भी इस वक्त OB पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता। जयवीर, वेलकम टू द शो। आप पहली बार इस शो में आए मेरे साथ, थैंक यू सो मच। और आपकी चिंता, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, 0 के आंकड़े को डिफेंड करना है आपको। शबनम, बधाई। और मैं जो बात अरविंद ने कही, कुमार विश्वास बोलते रहे, मनीष सिसोदिया बोलते रहे, आशुतोष बोलते रहे आज सुबह से, क्या ये ह्यूमिलिटी जो आज दिख रही है, विनम्रता 5 साल तक रहेगी ना, इस बात का भरोसा दे दीजिए। सुमित जी, वो वैसे भी बहुत विनम्र ही हैं और भरोसा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि 5 साल हम लोग हमेशा, आपने अगर केजरीवाल जी को सुना हो, वो कभी कुर्सी का लालच है, इस तरीके की चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तित करने आए हैं। वो व्यवस्था जिसे दीमक लग गया था, वो व्यवस्था जिसमें कीड़ा लग गया था, वो व्यवस्था जो युवा जिससे निराश थे, जिससे महिलाएं हताश थीं, उसको हम बदलने आए हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि मुझे आश्वासन देने की जरूरत नहीं, आप भी स्वयं केजरीवाल जी को जानते हैं, बिल्कुल इतने ही विनम्र और इससे भी ज्यादा विनम्र होने की कोशिश करेंगे। और ये जनता, मैं आपके माध्यम से सुमित जी दिल्ली की जनता को सलाम करना चाहूंगी जिसने इतना भारी परिवर्तन किया और एक छोटे से अदना से आदमी को CM की कुर्सी दी और हर आम आदमी खड़ा है। आप वहां देखिए, वो अदना तो नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल उन शख्सियतों में से एक हो गए भारतीय राजनीति में जो सीधे तौर पर टक्कर दे रहा है देश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। जो काम बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, वो अरविंद केजरीवाल ने इन 8-9 महीने में करके दिखा दिया। वाजपेयी जी,
आपको चिंता होती है? जिसको अदना सा नेता माना गया 2-3 साल पहले, जिनको आप लोगों ने भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, आप मतलब जब मैं आपकी बात करता हूं तो आपके सहयोगी बीजेपी को साथ लेके बात करता हूं, एनडीए की बात करता हूं। बीजेपी चुनाव घोषित होने के बाद भी सबसे आखिर में हमने कैंडिडेट घोषित करती है। आखिरी दिन था पर्चा भरने का, तब उनकी लिस्ट सामने आती है। आपको लगता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी चूक वही थी? देखिए, बीजेपी के पार्ट पे गलतियां हुई हैं, ये बीजेपी वाले भी मानने को तैयार हैं। अब उस गलतियों को वो लोग आकलन करेंगे, लेकिन एक चुनाव से एक संदेश जनता के बीच में, पूरे देश में, पूरे विश्व में गया है कि अगर आप डिलीवरी नहीं करेंगे तो आपको 8 महीने बाद सबक जनता सिखा देगी, और यही सबक आप पार्टी को लेना है। क्या आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डिलीवरी नहीं कर पाए, इसीलिए इसी का सबक है? इस बात को मानने में मान रहे हैं कि ये रेफरेंडम है? जनता इस बात को मान रही है, हम हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी के नेता ये नहीं मान रहे कि मोदी के खिलाफ रेफरेंडम है। वो ये बात कह रहे हैं कि हम आत्मावलोकन करेंगे, हम सोचेंगे क्या हुआ। बीजेपी वाले करेंगे। आप कह रहे हैं, आप सहयोगी होने के बावजूद कि दिल्ली की जनता ने इस नतीजे पर क्यों पहुंचा है, क्योंकि आप ये देखिए पूरे मीडिया में, पूरे देश में ये मैसेज है कि प्रधानमंत्री जी खुद आके माइक संभाल के दिल्ली की जनता को संबोधित किया है, और उन्होंने ये भी प्रचार किया कि हमने 8 महीने में ये काम किए, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया। तो इस बात से सतर्क किसको होना है सबसे ज्यादा? आप पार्टी ने वादे किए हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत वादे किए हैं, उन्होंने भी बहुत सब जवाब दिखाए हैं कि बिजली मुफ्त हो जाएगी, पानी मुफ्त हो जाएगा, वाईफाई लग जाएगा। ये वादे कितने दिन में पूरे होंगे? सबक दोनों को लेना है, सबक हमको भी लेना है, और जनता ही सबक सिखाती है। जयवीर, मैं आपको शामिल करना चाहूंगा इस डिबेट में। आप वहाँ पे हम चाहते, हम बड़ा अच्छा होता कि आप हमारे बीच, यहाँ जनता के बीच में होते, दरबार में मौजूद होते, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा सीधा सा सवाल है, क्यों ये स्थिति आई? क्या लगता है आपको? अब तो 12 घंटे हो रहे हैं, करीब 10 घंटे हो रहे हैं, कुछ सोचा होगा आपने, वजह क्या रही? शून्य का आंकड़ा क्यों? सुमित जी, मैं इसके 2-3 कारण समझता हूं कि क्यों ये स्थिति आई, खासकर कांग्रेस के लिए। सबसे पहले देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है कि हम अपना कान ज़मीन पे लगाएं और लोगों की आशाएं, एस्पिरेशंस, हमें लग रहा है कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी की सोच और उनकी इच्छाओं, उनकी एस्पिरेशन से टूट गई है, और उसे हमें रिकनेक्ट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, मैं मानता हूं, आप सब जानते हैं कि लोग जीतते हुए घोड़े पे पैसा लगाना चाहते हैं। लोग चाहते थे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई सबक सिखाना कि उनकी जो ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है और जो उनके खोखले वादे ये चलेंगे नहीं, और वो ये सबक सिखाने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, और वो जानते थे कहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं रेस में नहीं है, और इसलिए कांग्रेस के लिए वोट करना। लेकिन बीजेपी का वोट बैंक ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, वो आज भी 32% वोट लेके आई है। पिछली बार 33% समथिंग था 2013 में, आज भी बीजेपी का वोट बैंक इंटैक्ट है, लेकिन आपका तो 15-16% वोट कैसे गया नीचे से? मैं जो बिल्कुल मानता हूं, मेरे को आंकड़े भी पता है वोट के। हम 23% पे थे, लोकसभा पे हम 15% पे आगे, जहां तक असेंबली का, आज कुछ 8% पे रह गए हैं। तो हमारा लोकसभा चुनाव से लेके आज तक 7% वोट बैंक शिफ्ट किया है। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूं, पर जो मैं कह रहा हूं कि आज जब लड़ाई आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जहां तक पूरी दिखाई जा रही थी, और आज आंकड़े भी दिखा रहे थी, तो लोग आम आदमी पार्टी के जरिए बीजेपी को यह दिखाना चाहते थे कि लोकतंत्र है, आप हमारे बीच में, हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई या सिख की लड़ाई नहीं डाल सकते, आपको अपने वादों पे खरा उतरना पड़ेगा। और वो काम करने के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी पे ज्यादा भरोसा जताया। तो जो काम पर हार होती है, कांग्रेस को करना चाहिए था, वो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। जयवीर, आप ईमानदारी से मान रहे हैं इस बात को? आप वो अल्टरनेट नहीं बन पाए बीजेपी का, जो अरविंद केजरीवाल बन गए। सुमित जी, यहां मैं सिर्फ 30 सेकंड या मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। उसमें 2 बातें हैं, हम हारे जरूर है। अब देखिए, कांग्रेस 15 साल से थी और 10 साल से, पर आज हम लोगों से कनेक्ट खो चुके हैं। पर आज अब अरविंद केजरीवाल का जो सही मायने में टेस्ट होगा, जैसे मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, वैसे ही इन्होंने किया है। सिर्फ 3 बताऊंगा। इन्होंने कहा कि 15 लाख सीसीटीवी, वो 3-3.5 लाख करोड़ का बजट है, जब दिल्ली सरकार का बजट 37,000 करोड़ है। इन्होंने कहा दिल्ली पुलिस हम मैनेज करेंगे, उसका खर्चा 5,000 करोड़ का साल है, दिल्ली का बजट 37,500 करोड़ है। इन्होंने कहा हम अपना पावर स्टेशन लगाएंगे। दिल्ली में कोला बेस्ड पावर स्टेशन बैंड है, इनको सिर्फ गैस बेस्ड स्टेशन लगाना पड़ेगा, उसके लिए इनको दूसरे राज्यों से सहायता चाहिए। तो वादे बहुत बड़े किए हैं, मैं इनकी आज खुशी बिगाड़ना नहीं चाहता, पर ये किस तरह, कब, कैसे,
एक वास्तविकता में बिल्कुल जयवीर, हम और आप यहाँ मौजूद हैं और हम लोग पूछेंगे अरविंद से, और अरविंद अगर नहीं कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो क्यों नहीं कर पाए, यही जनता उनसे पूछेगी भी। आप रहिए मेरे साथ में। संदीप शास्त्री जी आपसे पूछना चाहूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, मुझे बताया गया अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने पहला औपचारिक तौर पर अपने विधायकों को एक निर्देश दिया है और कहा है कि उनके तमाम विधायक जो चुनकर आए हैं 67 के 67 सुबह 9 से 11 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में मौजूद रहेंगे और आम जनता की शिकायतों को सुनेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। यानी पब्लिक के साथ जो कनेक्ट बनाया है उसको बरकरार रखना है विधायक बनने के बाद भी। ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद दिमाग खराब हो जाए और जनता से आप कनेक्ट जो आपका बना है वो टूट जाए। संदीप शास्त्री जी, अरविंद ने कमान संभाल ली है, अरविंद ने अपने स्टाइल पे काम करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। एक हम नई राजनीति की शुरुआत देख रहे हैं, एक ऐसी राजनीति जहां पर सोशल मीडिया भी है, जिसके जरिए आप दुनिया भर में कनेक्ट कर रहे हैं, दुनिया भर से डोनेशन भी ले रहे हैं, दुनिया भर से वॉलंटियर भी बना रहे हैं, और एक ऐसी राजनीति जो घरों में घुस के आपके दरवाजे पे आके डांस करने लगती है फ्लैश मॉब के तर्ज पर, जो आके आपके स्किट भी करती है, नाटक भी करती है, आपके साथ पानी भी पीती है। तो ये जो कनेक्ट बनाया है, क्या बीजेपी, कांग्रेस और बड़ी पार्टियों को इसे सीखने की जरूरत है? जरूर सीखने की जरूरत है। जिस कारण से आपने जो आज मेजॉरिटी हासिल किया है, ये वो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, ऑल्टरनेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के कारण से है। जो भी युवक हो, एजुकेटेड सेक्शंस हो, जो पहले के राजकीय से फ्रस्ट्रेटेड थे, जिन्हें लगता था कि जो हमारे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भ्रष्ट हैं, लोगों की बात सुन नहीं रहे, उन जैसे लोगों के विरोध में जिन्होंने नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू की थी, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी उसके एक संकेत है। अभी इस तरह की पॉलिटिक्स आगे किस तरह से डेवलप होगी? आपको याद होगा 1977 में इसी तरह जब जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिला, सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जयप्रकाश नारायण जी की लीडरशिप में राजघाट गए और वहां उन्होंने ऐसे ही शपथ ली कि हम स्वच्छता से काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और सभी को मालूम है 1.5 साल में क्या हो गया उस सरकार का। सो आज जो केजरीवाल जी ने शुरू किया है, जो उन्होंने निर्देश दिया है अपने विधायक को, वो आम आदमी पे अभी निर्भर है कि वो उसे फॉलो करे या नहीं। बिल्कुल आम आदमी पे डिपेंड करेगा कि इन विधायकों को उस रास्ते पे सही रखे या नहीं। अभी कॉमन मैन पे, ये कॉमन सिटीजन पे ये डिपेंड करेगा। बिल्कुल। जयदीप मेरे साथ है। जयदीप, क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड में सालों से काम कर रहे हैं, आप वेब दुनिया को, आप IBN खबर को, IBN लाइव को देखते आ रहे हैं सालों से, क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल के इतने बड़े फॉलोअर्स डिजिटल मीडिया में उनके बनते गए और लगातार बनते गए? क्या वजह है? जी देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिजिटल मीडिया, जिसको नया मीडिया भी कहा जा रहा है सुमित, वो वैकल्पिक मीडिया के रूप में बहुत तेजी से उभरा है और इसकी ताकत को अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने बहुत पहले पहचाना। आप देखिए 2013 का जो चुनाव है, या पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट भी चला था उनकी टीम का, उसमें सोशल मीडिया का, इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान था। खासतौर पर एक ऐसे समय में जब जो पारंपरिक मीडिया है, टेलीविजन और अखबार का, उस पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है और वो वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से उन सब खबरों को पा लेते हैं जो कहीं ना कहीं सतह पर नहीं आ पाती। उसकी ताकत को उन्होंने, दूसरा जो कनेक्ट बन रहा है, देखिए किससे बात कर रहे हैं, ये नए ज़माने के वोटरों से बात कर रहे हैं, और ये जो वोटर है ये सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, फेसबुक और ट्विटर पर बहुत एक्टिव है। और ऐसे समय में जब आप पर कोई आरोप लग रहा है, कोई प्रत्यारोप लग रहा है, तब आप तुरंत वहां पर अपना जवाब पेश कर रहे हैं, तो जनता को सच्चाई तुरंत पता लग रही है। इसके माध्यम से उन्होंने एक वर्चुअल वर्ल्ड का जो कनेक्ट था और रियल वर्ल्ड में ज़मीन पर जाकर लोगों से उन्होंने उस कनेक्ट को आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि ये वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के जो कनेक्ट ने मिलकर एक अच्छा टीम वर्क पूरी आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा किया, और डिजिटल मीडिया ने निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यही कनेक्ट विनोद जी बाकी पार्टियों में है क्या? नरेंद्र मोदी के पास तो है, वो तो रोज बात करते हैं, ट्वीट भी करते हैं, खुद ही बताते हैं कि आज मैं XYZ से मिला। पर जो 125 साल पुरानी पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है, जयवीर की जो पार्टी है, वो लापता है। पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है लेकिन ऑलमोस्ट इनएक्टिव। पार्टी के बड़े नेता, आप भी सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, हम और आप जानते हैं कि हम कितना राहुल गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी कितना हमको जानते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित। दरअसल क्या है, कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है और 125 साल पुराने ज़माने में भी है, और कांग्रेस की एक बड़ी दुविधा ये है कि वो ना अपने पुराने तरीके अपना पा रही है, इंदिरा गांधी जैसी आक्रामकता उसमें हो कि सीधे जनता के पास जाए, छोड़े ट्विटर वीटर अगर उसको लगता हो, और ना वो आधुनिक तरीके कि जो आधुनिक जो नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं सारे अपने मोबाइल से ही कनेक्टेड रहते हैं। ये तो अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे, ये सारी खबरें उसी में पढ़ते हैं बिल्कुल मैक्सिमम लोग जो है। तो अब जब ये जो पीढ़ी
कितने करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जो है नौजवान है शायद, और ज़्यादा आंकड़ा होगा, मुझे ध्यान नहीं है। अब वो सब जब ऐप्स पे निर्भर हैं और उस पूरे मतदाता वर्ग से आप डिस्कनेक्टेड हैं, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं बताऊं कि जब लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, गुजरात विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 2012 में, तो मैं कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री के पास बैठा था, तो उन्होंने इस बात पे कहा, उन्होंने कहा कि समस्या ये है हमारी पार्टी में कि कोई डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर के सीरियस ही नहीं है, और नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे ज्यादा काम उसी पे कर रहे हैं, और मुझे डर लग रहा है कि 2012 विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में वो बाजी मार दे जाएंगे। बिल्कुल, ये कांग्रेस के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा था, जो राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो लेकिन आज भी अब कुछ ट्विटर पर दिखाई पड़ने लगा है पार्टी का, लेकिन जिस तरह से इस आक्रामकता के साथ डिजिटल मीडिया का एक उपयोग होना चाहिए, सकारात्मक उपयोग, वो कांग्रेस पार्टी अभी भी नहीं कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस का नेतृत्व तो पूरा विभ्रम का शिकार है। अभी ये अपने जयवीर जी कह रहे थे कि जब लोगों ने देखा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई हो रही, अरे भाई सबसे ज्यादा मौका तो कांग्रेस के पास था। 8 महीने की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की, आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम भगोड़े का आरोप, इसका आरोप, दुनिया भर की चीजें जो है, एमसीडी पे 8 साल से बीजेपी जब लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूरी आम आदमी पार्टी जिस तरह डिमोरलाइज हो गई थी, आप उस पूरे गैप में भी आपने कुछ नहीं किया। आप तो जाते जनता के बीच 70 लोगों सीटों पर क्या दिक्कत थी, लेकिन आप बैठे रहे कि दूसरे के फेलियर हो तो हम आ जाएंगे। दूसरे की असफलता का लाभ लेने के चक्कर में ये 0 पर पहुंच गए। रामकृपाल जी, कांग्रेस क्यों शेल के अंदर चली गई है? कांग्रेस के नेता अपना दमखम क्यों नहीं दिखा रहे? किस बात की हिचक है उनको? देखिए, हिचक आज एक शब्द जो सबसे ज्यादा आया है, अहंकार। ये आपने देखा होगा कि बीजेपी के भी एक नेता ने माना कि हम अहंकार के चलते डूबे। खुद केजरीवाल ने कहा है कि ये बीजेपी का अहंकार था जो उसे लिया। कांग्रेस भी अभी उस अहंकार से उबर नहीं पाई है। याद कीजिए कि 26 मई को मोदी जी के शपथ लेने के बाद से जितना डिस्कोर्स होता था, मैंने बहुत गौर से देखा है, कांग्रेस पार्टी उसमें 70% टाइम बीजेपी के खिलाफ हमले में गुजारती है, और शायद ही उसे मौका मिला। बल्कि 1-2 बार मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब तो बीजेपी पावर में आ गई, आप क्यों हारे, इस पर आप लोग बैठ के सोच रहे हो कि नहीं? अभी भी जो बात आई है कि हम करेंगे 8 महीने में। आज मैं देख रहा था केजरीवाल जब वो बोल रहे थे, उनके यूथ जब देख, जितने यूथ थे उनके यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी कहीं भी आज तक किसी विजुअल में 8 महीने में उनको कनेक्ट करते हुए, उनको समझते हुए कोई प्रयास नहीं किया। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना, अब जैसे आज भी मैं देख रहा हूँ, आज सुबह से मैं कांग्रेस के रिएक्शन को बहुत गौर से सुन रहा हूँ, उसमें उनको इस बात का गम नहीं है कि हम 0 हो गए, उनको इस बात का गम है कि बीजेपी हार गई। इस बात की खुशी है कि बीजेपी हार गई। हाँ, मतलब इस बात की खुशी है कि बीजेपी हार गई। तो मेरा ये कहना है कि जब तक आप इससे नहीं उभरोगे, तब तक आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। रामकुमार जी, मैं एक छोटा सा यहीं पे जनमत संग्रह करा लेते हैं बच्चों के बीच। ऐसे कितने लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पर खुश हैं? ईमानदारी से बताइएगा, हवा के साथ मत बहिएगा। ऑलमोस्ट सभी है, ऑलमोस्ट सभी है। और शायद यही वजह है कि नए कई सारे विधायक चुनकर आए। सबसे बड़ी बात ये, रामकुमार जी बात कह रहे थे, कांग्रेस के 61 लोगों की जमानत जब्त हुई है। 70 में से 61 लोग ने अपनी जमानत जब्त कर दी है। यानी कांग्रेस की दिल्ली में जमीन खिसक चुकी है। अलका लांबा कांग्रेस की नेता हुआ करती थी। कांग्रेस में जी भर के उन्होंने कोशिश कर ली कि उनको एक चुनाव लड़ा दिया जाए, एमएलए बनवा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनको तरजीह नहीं दी। अलका लांबा आम आदमी पार्टी में आती हैं और आज चांदनी चौक से, मुस्लिम बहुल इलाके से कांग्रेस के लोगों को हराकर चुनाव जीत जाती हैं। क्या कहना है अलका लांबा का, वो भी सुनते हैं। चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की अलका लांबा ने जीत हासिल की है। अलका लांबा से बात करते हैं। अलका जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये आम आदमी पार्टी की जीत है, केजरीवाल की जीत है, किसे मानती है जीत है? ये दिल्ली के आम आदमी और चांदनी चौक विधानसभा के आम आदमी की जीत है, जिसने बहुत उम्मीदों से एक वोट डाला। ये उनकी जीत है, और उनकी जीत पर, उनकी उम्मीदों पर हम पूरा ईमानदारी से खरा उतरने के 5 साल में प्रयास करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 5 साल केजरीवाल के नारे के साथ इस चुनाव को हमने लड़ा है, और ये वोट मुझे लगता है पूरा केजरीवाल जी के नाम पर डाला है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो कार्यकर्ता मेरे पीछे खड़े हुए हैं चांदनी चौक विधानसभा का और दिल्ली का, ये श्रेय इनको जाता है, इनकी मेहनत को।
प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगी? सबसे पहले महिला हूँ, इसलिए महिला सुरक्षा। दिल्ली भारत की राजधानी है। मुझे लगता है कि उदाहरण के तौर पर पेश किया जाए देश के सामने कि अगर चाहेंगे तो दिल्ली क्या देश भी महिलाओं के लिए सुरक्षित हो सकता है। पहली प्राथमिकता रहेगी कि दिल्ली की इस महिलाओं की सुरक्षा को सबसे प्राथमिकता पे लूं मैं। अलका लांबा, इनको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, फिलहाल अब यहाँ से ये निकल रही हैं, अब अपने इलाके में जाएंगी, लोगों से मिलेंगी। कहीं न कहीं बड़ी जीत है। जीत का श्रेय पूरी तरह से जो आम आदमी, दिल्ली के आम आदमी है, दिल्ली की जनता है, उसको देना चाहती है। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। और इसी नोट से हम दोबारा चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत से लोगों के पास सवाल भी है, आम आदमी पार्टी के लिए भी है। और शबनम जी, लड़के बच्चे जो हैं वो बहुत से सवाल चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि डिलीवरी कब शुरू करेंगे। वोट तो ले लिया, मुख्यमंत्री बनने की बात भी हो गई, अब हमको नतीजे चाहिए, तो डे 1 से ही काम करना पड़ेगा आपको। बीजेपी के नेता मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर अब दिल्ली दरबार में आशीष सूद साहब जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका प्रवक्ता के तौर पर। हालांकि किसी और नेता को आना था, वो शो में नहीं आ पाई, लेकिन आशीष जी हैं, थैंक यू सो मच। हम बता दें आपको, अभी तक हम बात कर रहे थे कि क्या वजह रही हार की, और एक जो यहाँ पे चर्चा हुई कि वाकई में बहुत कांटे की टक्कर थी। बीजेपी कांग्रेस को हल्के में ले रही थी, लेकिन वाकई में बहुत कांटे की टक्कर थी। सिर्फ 3 सीट का अंतर रह गया आप दोनों में, उनके 0 है, आपके 3 है। आशीष जी, कल ही यहाँ पे हम खड़े थे ठीक 24 घंटे पहले, आपका अंदाज बहुत दूसरा था जी। और ये बात मैं मान चुका हूँ शो की शुरुआत में कि हमसे भी गलती हुई, हम भी इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि ऐसी सुनामी चल रही है। आप लोग तो जो जमीन पे थे, आप लोग तो चुनाव लड़ रहे थे, पन्ना प्रमुख तक आपका तैनात था, जिसके बाद 1000 नाम की लिस्ट थी, फिर कहाँ चूक हो गई? देखिए, कांग्रेस और मेरे में केवल 3 का अंतर नहीं है, कांग्रेस और मेरे में 24% का भी अंतर है। इस बात को भी याद रखिएगा, 24% का भी अंतर है। दूसरी बात, देखिए, ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। सबसे पहले तो इसे विचित्र स्थिति कहते समय भी कहीं भी जनता के मैंडेट को या आम आदमी पार्टी की उपलब्धि को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले विधानसभा चुनाव में मुझे 33% वोट मिला, अब मुझे 32% कुछ वोट मिला। 27,90,000 अब वोट मिला, पिछली बार 26 लाख कुछ हजार वोट मिला। मेरे को 32 सीट आई, अब मेरे को 3 सीट आई। मेरा वोट अपनी जगह है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की थी वो अपनी जगह है। परंतु लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी की वेव में जो अन्य प्रकार का मतदाता हमारे पास आया था, इस बार की टैक्टिकल वोटिंग के चलते उस अन्य प्रकार के मतदाता को हम अपने पास नहीं ला पाए। ये हमारे इंट्रोस्पेक्शन का, हमारे चिंतन का विषय है, वो मतदाता हमारे पास क्यों नहीं आया। कांग्रेस 24.9% से घटकर 9% हो गई, वो 15% चला गया, 7-8% बीएसपी का चला गया। वो वोट लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी तादाद में मेरे पास भी आया था। आपकी बात सुन रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जयवीर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, माफ करिएगा। जी जी बोलिए। हाँ, मैं आशीष जी को एक और, इन्होंने हम कांग्रेस और बीजेपी में अंतर बताया, मैं भी इनको एक अंतर बता दूं कि आज कांग्रेस की स्थिति ये 15 साल दिल्ली में सरकार होने के बावजूद है। हमें 15 साल लगे स्थिति में पहुंचने में, ये 7 महीने इस स्थिति पे पहुंच गए हैं। विधानसभा तो चुनाव के मत डल चुके हैं, ये मैं याद दिलाना चाहूंगा। इस प्रोपेगेंडा में चल रहे हैं, जनता ने डिसाइसिव मैंडेट दे दिया, आप इस चीज में संतुष्ट रहे। परंतु वस्तु स्थिति ये है कि आपको 7 महीने में प्रतिदिन गिरते 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 आप अब केवल 9% और 0 पर पहुंच गए हैं। इस डिबेट का आप कोई, ये डिबेट अब मोटा मोटा तौर पे बेमानी है। जनता ने अपना डिसाइसिव मैंडेट दे दिया है। आशीष जी, जयवीर जी, आप दोनों बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, कुछ आंकड़े मेरे पास भी, बिल्कुल कुछ आंकड़े मेरे पास भी है। जयवीर, आप सुन लीजिए, करीब 15 सीटें ऐसी हैं जहां पे 40,000 का मार्जिन रहा है। एक सीट तो ऐसी है जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार 77,000 वोट से सेकंड नंबर पर रहा, यानी जीत का अंतर 77,000 से ज्यादा का है।
तो आप अगर कहते हैं कि आपका वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि एक जो हवा चल रही थी लोकसभा चुनाव, मैंने आपको बताया इसको कंपैरिजन लोकसभा से इस संदर्भ में, लोकसभा में जब ये मत हमारे पास आया था, एक एक पार्लियामेंट हमने 2,70,000 2,60,000 से जब जीती, तो उन विधानसभाओं में यही केमोबश अंतर था। बिल्कुल मैंने पहले कहा, यह तर्क देते समय आम आदमी पार्टी की उपलब्धि को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, जनता का मैंडेट है सिर माथे पर, परंतु आंकड़ों में जब आप बात करेंगे, जब हम वेस्ट दिल्ली पार्लियामेंट 2.5 लाख से जीते थे तो 30,000 से एक असेंबली बाद भी स्थिति वही है। उस वक्त लोकसभा चुनाव में इन्हीं एजेंसीज ने पोल्स किए थे, चाहे ओपिनियन हो चाहे एग्जिट हो, उस वक्त भी ये बात कही गई कि दिल्ली में नरेंद्र केजरीवाल और वहां पर राजधानी सरकार चलाने के लिए नरेंद्र मोदी, ये उस वक्त भी कहा था, और आप 8 महीने में इस बात को नहीं समझ पाए। जी, जो हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं वो बात सही है, पर हमें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 7 लोकसभा एमपीज काफ़ी बड़ी बहुमत से जीते होंगे, लेकिन 8 महीने के अंदर उन्हीं क्षेत्रों में आज आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी मार्जिन से जीत रही है। उनकी वोट शेयर पिछली असेंबली इलेक्शन से थोड़ी ही कम हुई है, वो बात भी सही है, पर हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये वोट का अंतर उतना फर्क रखता नहीं है जितना विनर और लूजर के बीच में परसेंटेज ऑफ वोट का फर्क जितना है। और जिस तरह से कांग्रेस वोट इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ गया है, उसका नुकसान ठीक बीजेपी को पहुंचा है, और इस विक्ट्री में उस फैक्टर को हमें बजट करना ही पड़ेगा। मैं इसमें अपनी जानकारी के लिए, आपके ऑडियंस की जानकारी के लिए एक प्रति प्रश्न है मेरा इसमें। आप मुझे देश में ऐसा चुनाव बताइए 32% से ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी को केवल 3 सीट मिलती हैं। ये विशेष, मैंने पहले कहा, ये विशेष परिस्थिति है। सेफोलॉजी की जो बात का तर्क आपके पैनलिस्ट दे रहे हैं, मैं उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में 33%, 32% वोट के साथ 0 सीट मिले आम आदमी पार्टी को, मगर 32% वोट दिल्ली में मिला, दिल्ली में केवल मिला ना। इसीलिए हमारे पास अगर 3 सीट आई है, ये विधानसभा चुनाव में 3 सीट और हमारा वो वोट रहना, ये अपने आप में समझने की विषय है। इस पे बहुत तर्क करने की बहुत तर्क करने की मेरी कोशिश। जयवीर, मेरा सवाल, अब मैं इससे हट रहा हूं सेफोलॉजी से। यहाँ पर अभी जयदीप, विनोद जी और रामकृपाल जी हम लोग बात कर रहे थे, आप शायद सुन भी रहे होंगे कि कांग्रेस में कनेक्ट नहीं रहा है। कांग्रेस के नेता आज भी आम जनता के बीच नहीं आते, और ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। 2004 के चुनावों के पहले हम खूब सारे रोड शोज देखते थे। अचानक से लगा था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी अप्रोचेबल हो गए हैं, जनता नेता उनकी गाड़ी तक पहुंचकर उनसे बात करना शुरुआत कर चुके थे। लेकिन आज वही सोनिया गांधी, राहुल गांधी इन तमाम जगहों पर रोड शोज करना तो दूर की बात, आप जो सुविधा आपके पास उपलब्ध है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, आप लोग वहां भी नहीं है। हम आज भी राहुल गांधी से सीधे सवाल नहीं कर सकते हैं, क्यों? सुमित जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैंने आपके शो में बहुत शुरू में ही बोल दिया था। देखिए, हम लोकसभा चुनाव हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, और आज दिल्ली हार गए और 0 के आंकड़े पे है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं जो भी हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा। मैंने आपको शुरू में बोला था, मैं खुद मान रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का लोगों से कनेक्ट टूट चुका है। हम थोड़ा आम आदमी की सोच से टूट चुके हैं। हम लोगों की पल्स और आशाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, और बिल्कुल कोई ना कोई कारण, ये सारे कारण हैं कि हम 4 चुनाव एक लूजिंग स्ट्रीक बन गई है। और अगर हमें सरवाइव करना है, रिवाइव करना है, लोगों का भरोसा जीतना है, तो सब कुछ लोगों से मिलना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, अपनी लोगों की एस्पिरेशंस को समझना, उनकी जरूरतों को समझना, राहुल गांधी भी ट्विटर पे हैं, वो सब कुछ आप चाहेंगे राहुल गांधी फेसबुक पे हैं जैसे नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल हैं? जयवीर, आपकी अपनी राय? नहीं, देखिए सुमित, मैं एक युवा होना के नाते मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज कोई भी लीडर, चाहे वो श्री राहुल गांधी हो या कोई कुछ हो, आज का युवा चाहता है कि वो ट्विटर, फेसबुक एक डायरेक्ट इंटरेक्शन का माध्यम बन गए हैं। हाँ, मैं भी एज ए युवा चाहूंगा राहुल गांधी फेसबुक पे आए, वो ट्विटर पे आए, वो सब जगह आए, और पार्टी को ये सारी स्ट्रैटेजीज अब रीवर्क करनी पड़ेगी। हमें बहुत आंखें खोल के और कान खोल के हमें इस बात को वी हैव टू बी अवेक टू द फैक्ट कि हम बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। और अगर हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे, बिल्कुल, तो आगे जाके और कठिन समय आएगा। बिल्कुल, जयवीर जी।
जयवीर, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूं। मैं कहूंगा कि ट्विटर पर आए अच्छी बात है, लेकिन कम से कम राहुल गांधी मिलना जुलना तो शुरू करें पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, मीडिया से, हमसे ना मिले, जनता से मिलना जुलना तो शुरू करें। हमसे ना मिले, नेताओं से ही मिलने, यही बहुत है। जयवीर कुछ बोल रहे हैं? मैं उस पे मैं आज हम हारे हैं, अब आपके भी आप पूरा आपको हक है कि हमारी हार पे अपने रीजन से, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री राहुल गांधी आज भी रोज कार्यकर्ताओं से, वर्कर लीडर से, 100 से अधिक लोगों से रोज सुबह मिलते हैं। तो इसका मैं ये नहीं कहूंगा कि आज, और आप कह नहीं सकते राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं, उन्होंने रोड शोज भी किए हैं, वो रोज अपनी लीडरशिप से मिल रहे हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं कमी जरूर रह रही है कि ये नतीजे आ रहे हैं। हम नाम है जयवीर है, जयदीप है, आप सोशल मीडिया पे हैं। राहुल गांधी का केवल सोशल मीडिया पे आ जाके कनेक्ट बना लेना क्या इतना काफी होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो सड़क पर सो जाता है, जो आम आदमी की तरह सब्जी लेने निकलता है, जो आम आदमी की तरह बहुत आसानी से मंदिर में जाके पूजा कर लेता है। जब तक ये धारणा नहीं बनेगी आप एक नेता की कि वो अप्रोचेबल है, तब तक क्या सोशल मीडिया काफी है? देखिए सुमित, सबसे पहली बात तो ये है कि नेता का मतलब ही ये होता है कि पब्लिक से, जनता से सीधा जुड़ाव। उस जुड़ाव का जब जो माध्यम रहा, आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त गांधी जी ने जो अखबार निकाले और जो जनता से जिस तरह का संवाद किया, और जो नमक, तो उन्होंने जनता से संवाद किया, इसलिए वो जननायक बने, जनता के नेता बने। तब उनके पास जो माध्यम थे, आज गांधी जी होते ट्विटर पे तो सबसे ज्यादा फॉलोअर उनके होते और फेसबुक के लाइक भी सबसे ज्यादा उनके पास होते। उनके पास उस वक्त जो माध्यम थे, तो आपके पास जो उपलब्ध संवाद के माध्यम है उनका कितना प्रभावी उपयोग आप करते हैं। वैसे भी देखिए कि हिंदुस्तान का जो समाज है वो बहुत अधिनायकवादी, नायकवादी समाज है, व्यक्तिवाद इस पर लगातार हावी रहा है। ऐसे व्यक्तिवादी समाज में जो नेता खड़ा होकर जनता से संवाद कर पाता है वो आगे बढ़ जाता है। मोदी जी ने संवाद कायम किया, जनता ने सर आंखों पर बिठाया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने संवाद किया। बात केवल ट्विटर और फेसबुक की नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि राहुल गांधी जी जैसे नेता को भी अपने खोल से, वो जिस तरह सिलेक्ट करके लोगों को बुलाते हैं, फिर सिलेक्ट करके उन लोगों से अपॉइंटमेंट देकर मीटिंग में मिलते हैं, उसकी बजाय वो थोड़ा सा खुलकर लोगों से बात करें। देखिए, डिजिटल मीडिया की अपनी खराबियां भी हैं, दुष्प्रभाव भी हैं, लेकिन उसकी एक खासियत ये भी है कि कितना ही सतही होने के बावजूद अगर आपको गाली भी पढ़नी है तो वहीं पड़ जाती है, और ताली भी पढ़नी है तो वहीं पड़ जाती है। बिल्कुल। कुछ सवाल मैं लेता हूं, मेरे पास कुछ लोग हैं जो पूछना चाह रहे हैं। आपका सवाल। सर, मैं मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और यहीं ग्रेटर नोएडा में रॉयल पैराडाइज हॉस्टल में रहता हूँ। मैम, आप लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो गरीबों के हक बताती है, सब लोगों के हक बताती है, लेकिन मैम जो हमारा यूथ है उसके लिए आप क्या करेंगे? और मैम प्लीज़ आंसर थोड़ा रीजनेबल दीजिएगा, ये मत बोलिएगा कि हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे। और सर एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा। जवाब क्या सुनना है भी बता दिया उन्होंने। सर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये आज आम आदमी पार्टी जो जीती है, ये सर पूरी इंडिया की जनता के लिए और सारी पार्टीज़ के लिए बहुत बड़ा लेसन है। आप लोगों को इससे सीखना चाहिए कि अब रिलीजन और कास्ट वाली राजनीति खत्म हो गई है, क्योंकि सर इंडिया के यूथ ने सर अब रिलीजन वाले कॉलम में कैपिटल और बोल्ड में सर इंडियन लिखना शुरू कर दिया है। शबनम जी, क्या करेंगे गरीबों के? दूसरी बात के लिए शुक्रिया। और सुमित जी, अगर अरविंद केजरीवाल जी का इन्होंने शायद अभी वो अच्छे से सुन नहीं पाए, उन्होंने बिल्कुल यूथ के लिए कहा है, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर वो नहीं भर पाएंगे उस लोन को पढ़ाई के लिए तो लोन भी सरकार चुकाएगी। आप बाद में धीरे धीरे चुकाते रहिएगा, आपका लोन भी सरकार पे करेगी। तो ऐसी आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी के मन में और दिमाग में चल रही हैं। आज आपने उनको प्रचंड बहुमत से बिठाया है सीएम की कुर्सी पर। मुझे लगता है बहुत जल्दी आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और सवाल है? मैं दिव्या हूँ। मेरा पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप दिल्ली में राज कर रहे हैं दोबारा से, एक बार फिर से। बीजेपी के लिए राज करने नहीं, सेवा कर रहे हैं। ठीक है, मेरी सवाल बीजेपी से है। कृष्णा नगर में जो हर बार बीजेपी जीतती थी पूर्ण बहुमत से, हमेशा ही जीतती थी, मतलब इस बार वो दोबारा से हार हुई है उसी जगह से। इसका रीजन क्या है? एक नारा था कि जीते तो बीजेपी और हारी तो बेदी। क्या ये आप इस नारे पे क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहाँ तक सही है ये? भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरागत सीट पर हम हारे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, हमारे लिए जांच का भी विषय है कि क्या हम जनता की एस्पिरेशंस को समझने में, जांचने में, आंकने में, उन सरोकारों को समझने में कमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप की पार्टी है और श्रीमती बेदी ने एक असाधारण लीडर की तरह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने बार बार जब ये कहा
कि हारूंगी तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये एक डिसाइसिव लीडर करता है जिसका हम आदर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरा इंट्रोस्पेक्शन करके दिल्ली की जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को इसके संदर्भ में माकूल समय पर जवाब देगी। आशीष जी, आज से अगर ठीक एक महीने पहले मैं आपको ले जाऊं, आज 10 फरवरी है, 10 जनवरी को ये साफ भी नहीं था कि किरण बेदी किस तरफ है। आप 14 जनवरी को उनको पार्टी में लेके आते हैं और 19 जनवरी को आप उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देते हैं। आज 10 फरवरी है, तो क्या एक राजनीतिक करियर इन 20 दिनों में शुरू होकर खत्म भी हो गया? नहीं, देखिए श्रीमती किरण बेदी राजनीतिक कम एक नेता और एक सामाजिक कार्यकर्त्री ज्यादा रही हैं। अगर आप उनके पिछले जीवन काल और उसको देखेंगे तो इसलिए उनका राजनीतिक कैरियर तो था ही नहीं। वे एक सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ एक डिसाइसिव लीडरशिप देने वाली महिला नेत्री के रूप में हमारे साथ थी। उनके अपने आगे रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया, हम उसका सम्मान करते हो, अपने क्यों नहीं रहेंगी? सवाल पूछिए। हाँ पूछिए ना आप। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। सर मेरा सवाल ये था कि अब तो कांग्रेस लगातार हार रही है हर जगह से, तो जिस तरह से आज उनके कार्यकर्ता बाहर आए रोड पे और हंगामा किया कि अब प्रियंका गांधी को भी अपने पार्टी में शामिल किया जाए, तो क्या अब इस तरह से हार रहे लोग, तो उन्हें लगता है कि अब प्रियंका गांधी को अपने पार्टी में शामिल करें, कुछ अपना बहुमत हासिल करे या फिर अपने लोकप्रियता हासिल करे? सिंपल सा सवाल है, आसानी से बताऊं कैसे पूछते हैं, मैं बताता हूं। सुना, क्या अब प्रियंका गांधी एकमात्र सहारा बची है? जयवीर, जयवीर आपसे सवाल पूछा है, अब प्रियंका के सहारे कांग्रेस? जी दो मैं जवाब दे रहा हूं। दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले प्रियंका जी एक इंडिविजुअल हैं, जब उनको कांग्रेस पार्टी का पार्ट बनना है या नहीं बनना है ये उनका डिसीजन है। दूसरा, जब भी कोई जीत या हार होती है उस हिसाब से आज, जब 2009 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोकसभा जीते, फिर उसके बाद राजस्थान जीते, झारखंड में लीड हुई, तब यही लोग जो आज नारे लगा रहे हैं राहुल गांधी जी की जय जयकार कर रहे थे। यही कुछ लोग ऐसा हर पार्टी में, बीजेपी में 7 महीने 2-3 महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता था वो 3 सीटों पे आ जाएंगी। तो प्रियंका हम एज अ पार्टी रिवाइव करना पड़ेगा, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में ही हम आगे बढ़ेंगे, हम एक कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और आप बहुत जल्द एक बदलाव देखेंगे और हम आप सबका भरोसा दोबारा से जीतेंगे। क्योंकि हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कुछ सवाल भी है, मैं आऊंगा आपके पास। आदर्श शास्त्री, जयवीर आप ही की पार्टी के नेता अनिल शास्त्री, उनके बेटे हैं आदर्श, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, एप्पल में काम कर रहे थे, जाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स हेड हुआ करते थे। उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सलाह देनी शुरू की लोकसभा चुनाव के पहले, और आज वो विधायक बन चुके हैं द्वारका से। क्या कहा है आदर्श ने अपनी इस जीत पर, पहले वो सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द्वारका से विधायक आदर्श शास्त्री। आदर्श, कैसा रहा दिल्ली का चुनाव, क्या खास यादें रही? देखिए, लगभग 600 किलोमीटर की पदयात्रा 45 दिन में, और लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत सम्मान मिला, और ये साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली के लोगों और द्वारका के लोगों ने पूरा विश्वास जताया है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार में। बेहतर दिल्ली और बेहतर जिंदगी बनाने के लिए पूरा समर्थन है और पूरा विश्वास उन्होंने, जिम्मेदारी दी है आम आदमी पार्टी की। आपके विरोधियों ने आप पे कई आरोप लगाए कि आप इलाहाबाद से आए हैं, यहाँ के लिए नए हैं, लेकिन जो नतीजा आए हैं वो तो ये दर्शाते हैं कि दिल्ली वालों ने जो अपना कहते थे उनसे ज्यादा आपको अपना मान लिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल्ली का मैं पैदा हुआ, दिल्ली में ही रहा हूँ हमेशा से, और दिल्ली में एक अपनापन है और पूरी तरह से द्वारका ने मुझे अपनाया। इस बात के लिए द्वारका वालों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आदर्श, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आप लोगों के ऊपर आई है, 70 में से 67, इतनी बड़ी जीत किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिली। क्या दबाव भी अब उन जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का है? नहीं, एक जिम्मेदारी का एहसास है बहुत बड़ा। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बड़ी जीत कभी किसी चुनाव में किसी पार्टी को नहीं मिली, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम लोग कोशिश करेंगे उन जिम्मेदारी पे चलें और लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरें। धन्यवाद। यह आदर्श शास्त्री, जिनका कहना है कि जनता की उम्मीद को पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। एक सवाल और लेते हैं। आदर्श कह रहे हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी, किससे सवाल है आपका? सर मेरा बीजेपी से सवाल है। पूछिए, सूद साहब सामने खड़े हैं। यस सर। सर सबसे पहले तो मैम मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि हमारे वोट की आप कीमत
अच्छे से जानती है तो उस पर खड़ी भी उतरेंगी। अब सवाल करिए बीजेपी से। यस, हाँ, मैं बोलना चाहूँगी, कहीं आपको लगता नहीं कि आपकी हार के पीछे कहीं ना कहीं एक वजह थी धर्म परिवर्तन, जिसके चलते आपने दिल्ली में बहुत से चर्च जलाए और उसके पीछे आपका नाम, बीजेपी का नाम सीधे भी तौर आया। पर इल्जाम ये कहीं साबित नहीं हुआ कि चर्च जलाए। मैं आपके आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव की पार्टी है। किसी भी ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसी किसी घटना में अगर सम्मिलित होगा, कानून उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं आपके आरोप का खंडन करता हूं सिरे से। चलिए मैं बच्चों एक ब्रेक ले लूं। आप लोग भी ब्रेक ले लो, सर बोल के थक गए होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत से सवाल है, पैनल मेरे साथ मौजूद है, तुरंत हाजिर होते बने रहिए IBN 7 के साथ।